तो आज हम भारतीय संविधान की जड़ों में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो ये बताता है कि हमारे संविधान के कौन से हिस्से किस देश से लिए गए हैं, और मजेदार बात यह है कि उन्हें याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी देता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है बल्कि ये समझना है कि मतलब इन प्रावधानों को क्यों चुना गया और भारत के लिए इनके क्या मायने हैं। सही बात है। भारतीय संविधान को अक्सर लोग जैसे कहते हैं कि ये एक उधार का थैला है, पर ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में ये एक बहुत सावधानी से तैयार किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को लेकर उन्हें भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला गया है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रिक्स इन जटिल विचारों को समझने में हमारी कैसे मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। जी। और जाहिर है लगभग 200 साल के शासन के बाद उनका असर तो सबसे गहरा होना ही था। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि हमने उनसे संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता जैसी कई चीजें ली हैं। और ये बहुत स्वाभाविक भी था, है ना? अंग्रेजों की जाने के बाद भारत की जो पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वो पहले से ही इस संसदीय मॉडल से मतलब परिचित थी। हाँ, ये बात तो है। तो इसे पूरी तरह से बदलकर मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली अपनाना एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम होता। हमारे नेता इसी सिस्टम में काम कर चुके थे। ये बात तो सही है। लेकिन जब हम कहते हैं संसदीय प्रणाली तो इसका सरल शब्दों में मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि कार्यपालिका मतलब सरकार चलाने वाले लोग, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। हाँ बिल्कुल, वो विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। अच्छा, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। समझ गया। तो स्रोत में इन सभी ब्रिटिश प्रावधानों को याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है। मनी सबसे नरम है। हाँ। ये थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि अंग्रेजों को भारत का धन यानी मनी बहुत पसंद थी और उनके लिए वो सबसे नरम चीज थी। ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? अगर इसे तोड़े तो मनी में म से मंत्रिमंडल प्रणाली और नी से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। ओके। सबसे में स से संसदीय शासन प्रणाली, ब से विधि का शासन और अगले से संसदीय विशेषाधिकार, और अंत में नरम में न से नागरिकता, र से रिट याचिकाएं और म से महान्यायवादी। वाओ, ये तो काफी कुछ कवर कर लेता है। ठीक है, तो सरकार का संसदीय ढांचा ब्रिटेन से आया। हाँ। लेकिन भारत सिर्फ एक देश नहीं, राज्यों का संघ है। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा की तरफ देखा। जी। ये एक दिलचस्प चुनाव था क्योंकि अमेरिका का संघीय मॉडल भी तो एक विकल्प था। कनाडा वाले मॉडल में ऐसा क्या खास था जो भारत को पसंद आया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अमेरिकी मॉडल में राज्य बहुत शक्तिशाली होते हैं और केंद्र की शक्तियां सीमित होती हैं। लेकिन भारत के निर्माता खासकर विभाजन के बाद एक मजबूत केंद्र चाहते थे जो देश को एक साथ रख सके। सही बात है। कनाडा का मॉडल ठीक यही करता है। ये एक संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें केंद्र राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, वो केंद्र के पास होती हैं। इसी वजह से इसे अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल भी कहते हैं। तो मतलब ये भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला था। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक कनाडा शब्द से ही निकलती है। ओके। कनाडा के आखिर में आता है नाडा, जो सुनने में नाग या सांप जैसा लगता है। हाँ, ठीक है। और सांप को हम सर्प भी कहते हैं। तो ट्रिक है SARP। सर्प। S से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, A से अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, R से राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा और P से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। ठीक है, ढांचा बन गया। अब नागरिकों की बात करते हैं, अधिकारों की। और जब भी अधिकारों की बात होती है तो अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। स्रोत के मुताबिक हमने मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी बड़ी चीजें वहीं से ली हैं। हाँ, और ये सभी प्रावधान एक ही विचार से जुड़े हैं, सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाना और नागरिकों को अधिकार देना। मतलब? जैसे ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, वो कोई भी कानून बना सकती है,
लेकिन भारत ने अमेरिकी मॉडल को अपनाते हुए न्यायपालिका को बहुत शक्तिशाली बनाया। इस लिस्ट में एक शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, क्या आप इसे सरल बना सकती हैं? जरूर। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं। अच्छा। अगर उन्हें लगता है कि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वे उसे रद्द कर सकते हैं। वाह। ये न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाता है। यानी ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कैसे काम करता है? महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक बहुत ही खास और मुश्किल प्रक्रिया है। ये तब इस्तेमाल होती है जब उन पर संविधान के उल्लंघन जैसा कोई गंभीर आरोप लगता है। ये दिखाता है कि भारत में कोई भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी, कानून से ऊपर नहीं है। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। इसे याद रखने के लिए स्रोत क्या ट्रिक बताता है? ट्रिक अमेरिका की वैश्विक छवि पर आधारित है। नरम नहीं अप रहता है। नरम नहीं अप रहता है मतलब अमेरिका अपनी नीतियों में नरम नहीं है और हमेशा ऊपर रहता है। नरम के न से 3 चीजें हैं: न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। 3 चीजें एक ही अक्षर से? हाँ। फिर र से राष्ट्रपति पर महाभियोग, म से मूलाधिकार और ऊपर में यू से उपराष्ट्रपति का पद और पी से प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है, लेकिन स्रोत में आगे क्या लिखा है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बारीक और महत्वपूर्ण बात है ये। हम भारत के लोग से शुरू होने वाली प्रस्तावना का जो मूल विचार है, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, ये प्रेरणा अमेरिका के वी द पीपल से ली गई है। अच्छा। लेकिन प्रस्तावना में जो भावनाएं हैं, जो साहित्यिक भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, उसकी प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती है। चलिए, तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया पर ही आते हैं। प्रस्तावना की भाषा के अलावा हमने वहां से समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लिया है। जी। ये समवर्ती सूची क्यों जरूरी है? देखिए, भारत में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में है। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची, जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और फिर आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये सहयोगपूर्ण संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसे याद रखने की ट्रिक ऑस्ट्रेलिया के ओस शब्द से जुड़ी है। ओस? हाँ। ओस की बूंदें कहाँ गिरती हैं? सरफेस पर। तो ट्रिक है सरफेस। स से समवर्ती सूची, र से राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य, फ से प्रस्तावना की भाषा का फ्रेम और अंतिम स से संयुक्त बैठक। अरे वाह। स से संयुक्त बैठक। ठीक है, अधिकार तो मिल गए, लेकिन सरकार को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तो चाहिए, एक तरह का नैतिक कंपास। बिल्कुल। यहीं पर आयरलैंड का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक मार्गदर्शन की तरह है कि उन्हें देश के लिए नीतियां बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा। ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये देश के शासन की आत्मा है। तो ये एक तरह से सरकार के लिए टू डू लिस्ट है। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत में इसकी ट्रिक एक फिल्म से जुड़ी है जो काफी मजेदार है। हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद है। ट्रिक एक सवाल जवाब है। कोई पूछता है, आयरन मैन देखी है क्या? और जवाब मिलता है, नहीं, RRR देखी है। हाँ, बिल्कुल। आयरन मैन से आयरलैंड याद रहता है और RRR क्रिक है। RRR पहले R से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरे R से राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और तीसरे R से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। वो जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से होता है। जी वही। ये तो वाकई कोई नहीं भूलेगा। अधिकारों की बात हुई, दिशा निर्देशों की भी, लेकिन कर्तव्यों का क्या? वो तो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। सही कहा आपने। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में आपातकाल के दौरान रूस, मतलब तब सोवियत संघ था, से प्रेरित होकर संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा। इसके पीछे सोच ये थी कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। और रूस से मौलिक कर्तव्य याद रखने की ट्रिक तो बहुत ही सीधी है। हाँ, बहुत ही सरल। रूस शब्द सुनने में रूसने या रूठने जैसा लगता है,
और जब कोई रूठ जाता है तो वो अक्सर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। तो रूस से मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल। अब कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं, जैसे कि संविधान में बदलाव करना हो तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। हमारे निर्माताओं ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला हो, जहां संसद आसानी से कुछ भी बदल दे, हाँ, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर, जहां बदलाव करना लगभग नामुमकिन हो। भारतीय प्रक्रिया दोनों का मिश्रण है। और दक्षिण अफ्रीका को याद रखने की ट्रिक? जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो अक्सर शेर की छवि दिमाग में आती है। हाँ। तो ट्रिक है शेर। श से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और र से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है। एक और विशेष स्थिति है आपातकाल। स्रोत के मुताबिक आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादास्पद प्रावधान है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय सरकार नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है। और इसके पीछे तर्क? इसके पीछे तर्क देश की सुरक्षा और एकता को बचाना है। और जर्मनी के लिए ट्रिक में भी मनी शब्द आता? बिल्कुल, जर्मनी में मनी शब्द है और आपातकाल के दौरान अक्सर पैसों यानी मनी की बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो मनी यानी जर्मनी और इसका संबंध सीधे आपातकाल से है। और आखिर में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देश जापान। यहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। जी। ये फिर से एक तकनीकी शब्द है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि सरकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से तभी वंचित कर सकती है जब वह एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करे जो कानून में स्पष्ट रूप से लिखी गई हो। कानून सही है या गलत, ये सवाल नहीं है। बस ये देखा जाएगा कि कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। ये अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है, जिसमें कानून की निष्पक्षता को भी परखा जाता है। तो ये प्रक्रिया पर जोर देता है। और इसकी ट्रिक पान से जुड़ी है? हाँ, जापान में पान शब्द है और एक अच्छा पान बनाने की एक निश्चित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। हाँ, सही बात है। उसमें कत्था, चूना, सुपारी सब एक सही क्रम और अनुपात में डाले जाते हैं। तो पान यानी जापान और वहां से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये थी हमारे संविधान के वैश्विक स्रोतों की एक यात्रा। इन ट्रिक्स ने यकीनन इन तथ्यों को याद रखना आसान बना दिया, लेकिन हमारी बातचीत से ये भी साफ हुआ कि हर प्रावधान के पीछे एक गहरी सोच और भारत की जरूरतों की समझ थी। बिल्कुल, ये स्रोत हमें याद रखने का कैसे सिखाता है, लेकिन हमारा मकसद क्यों को समझना था। ये जानना कि संविधान निर्माताओं ने इन उधार ली गई विशेषताओं को भारत के अद्वितीय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ के लिए कैसे अनुकूलित किया। सही। इन प्रावधानों को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया गया था, उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया था। जी। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक सवाल ये हो सकता है, अगर आज आपको भारत का संविधान बनाना हो तो क्या आप इन्हीं देशों से प्रेरणा लेंगे, या आज की दुनिया में कोई नए देश या नए विचार हैं जिन्हें आप शामिल करना चाहेंगे?